कैसे एक मंत्री एक राजनीतिज्ञ का अध्यात्म से ऐसा जुड़ा हुआ कि वह कथावाचक बन गया? क्या आप हमारे दर्शक के साथ साझा करना चाहेंगे? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये भागवत का मंत्र है। तीनों त्रापों को, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों शूलों को हरने वाले और तीनों समृद्धियों को देने वाले सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद कृष्ण। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला और कथा पर क्या विवेचना पाते हैं? देखिए, 30-35 सालों में भारत के लोगों ने और राजनीतिक दलों ने एक अपने अलग राम की सृष्टि कर दी है। और वो राम सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा के राम नहीं है। यहाँ पूरी राम का दर्शन, पूरे रामचरितमानस का दर्शन एक चौपाई में तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है। राम ने कहा, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाहि निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शनों का एकमात्र फल है कि जीव अपने ही सहज स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। ये रामचरितमानस और रामचरितमानस के राम है। ये वो राम नहीं है जो इन 30-35 सालों में बना दिए गए। तो राजनीति का भगवाकरण हो रहा है। तो आपने एक आध्यात्मिक जर्नी करी है। आध्यात्मिक जर्नी के पहले आप कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, वर्तमान में आप विधायक हैं, मीडिया प्रभारी हैं, राजनीति में फिर से इन्वॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पर भगवाकरण को आप कैसे परिभाषित करें? जिस दिन भगवाकरण हो जाता राजनीति का, तो समस्याएं ही खत्म हो जाती। एक आवरण चढ़ाया जा रहा है राजनीति पर, भगवाकरण नहीं किया जा रहा है। आवरण चढ़ाया, ये आवरण है और ये नकली है और ये नेताओं द्वारा प्रायोजित है। ये सुविधा और असुविधा का आवरण है, ये अवसरवाद का आवरण है, ये विभाजन का आवरण है और ये किसी भी तरह से सत्ता को हथिया लेने का आवरण है। दो भागों में बंट गई राजनीति। एक पार्टी सत्ता में नहीं होती तो भ्रष्टाचार का विरोध करती है और वही पार्टी जब सत्ता में आ जाती है तो भ्रष्टाचार करने लगती है। इतने वर्षों से हम यही तो देख रहे हैं। कांग्रेस जो कमजोर हुई, उनके नेता करप्ट हो गए, उसकी वजह से कांग्रेस कमजोर हुई। और जो अब बीजेपी कमजोर होगी, इस वजह से कमजोर होगी कि उनके नेता करप्ट हो गए। तुलसीदास जी ने कहा है, बेचहि वेद धर्म दोहरे। ज्ञान को बेचने वाले लोग आएंगे और धर्म को दोहने वाले लोग। अब तो उससे आगे बढ़ गई है। 500 साल पहले कह गए तुलसीदास। हाँ, अब तो बात उससे बहुत आगे बढ़ गई है। एक व्यवस्थित प्रबंधन है। इलेक्शन को लूटने का, वो लोकतंत्र पर डाका डालने का। अगर ये पॉलिटिकल कल्चर चेंज नहीं हुई तो सक्रिय राजनीति में बाबाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है। अध्यात्म भी राजनीति में इंटर कर रहा है। और अभी यदि मध्य प्रदेश के रेफरेंस में बात करें तो धर्म गुरुओं की यात्राएं भी हो, जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कनेक्टेड है। इसको किस दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं? एक बड़ा बदलाव हुआ है। बड़ा बदलाव ये हुआ कि पहले राज सत्ता धर्म सत्ता से पोषित होती थी। यानी धर्म सत्ता राज्य सत्ता का मार्गदर्शन करती थी। अब धर्म सत्ता राज्य सत्ता के आगे नाच रही है। भारत एक विशाल देश है और आप ये कह रहे हैं कि अध्यात्म को गलत ढंग से प्रेजेंट किया जा रहा है, जिससे राजनीति प्रभावित हो रही है, देश प्रभावित हो रहा है और निश्चित रूप से युवाओं का देश है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को कि उनको अध्यात्म से क्यों जुड़ना चाहिए और जुड़ के आज की आधुनिक अंधी दौर से कैसे बचे, साथ में राजनीति को और देश को कैसे परिवर्तित करें? तुलसीदास जी ने भी लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सबरी से भी भगवान ने कहा, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाहि निज सहज स्वरूपा। आध्यात्म और धर्म का एकमात्र उद्देश्य है कि ना आप पिछली बातों में खोए हुए रहे, ना अगली बातों को लेकर चिंतित रहे, सदैव वर्तमान में रहे। जब स्वयं से आपका परिचय हो जाएगा, स्वयं आप अपने साथ स्थित हो जाएंगे, आप स्वयं को जान लेंगे, स्वयं से आपका परिचय हो जाएगा, तो ईश्वर से जो भूला हुआ आपका संबंध है वो आपको याद आ जाएगा। तो दिल्ली के नेशनल पॉइंट में आप उप संपादक रहे हैं पत्रिका में। आज आप मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के रूप में हैं। तब की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में आप क्या अंतर पाते हैं? पत्रकार की स्ट्रेंथ ही खत्म।
प्रकार की शक्ति ही नहीं बची। पत्रकारिता सेठों और पैसा वालों के हाथ में चली गई है और पत्रकार बंधुआ बुद्धिजीवी हो गए। और ये पत्रकारिता जो राष्ट्र का चौथा स्तंभ थी, इसने अपनी अस्मिता आज खो दी है। अगर लोकतंत्र का स्तंभ कोई भी सबसे ज्यादा कमजोर हुआ है तो वो है पत्रकारिता। नमस्कार, मैं उमेश कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं टीवी 27 न्यूज में आप सभी का। आज हमारे बीच हैं नेशनल इंडियन कांग्रेस मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी डॉक्टर मुकेश नायक जी। हम बता दें कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर नायक पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रमुख हैं, स्पोर्ट्समैन रहे हैं और साथ में विसंगतियों के विपरीत एक कथावाचक भी रहे हैं। तो आइए आज हम इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व के साथ उनके व्यक्तित्व के विविध रंगों पर कुछ चर्चा करेंगे, साझा करेंगे उनकी बातें आप सभी के साथ। सर, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्यादि हेतवे तापयत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वासुदेव सुतम देवम कंसम चाणुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। ऐसी विचारधारा के साथ, ऐसे श्लोक के साथ जो कथावाचक, कैसे एक मंत्री, एक राजनीतिक का अध्यात्म से ऐसा जुड़ा हुआ कि वह कथावाचक बन गया, क्या आप हमारे दर्शक के साथ साझा करना चाहेंगे? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये भागवत का मंत्र है। तीनों त्रापों को, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों शूलों को हरने वाले और तीनों समृद्धियों को देने वाले सच्चिदानंद, सच्चित आनंद कृष्ण, उनकी स्तुति इस मंत्र में की है। और पूरा भारत का जो सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा है, इसी सच्चिदानंद रूपाय के आसपास उसका पूरा परिभ्रमण चक्र है। किसी भी व्यक्ति के मन की जो संरचना है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आसपास कैसे लोग हैं, घर का वातावरण कैसा है, 24 घंटे उसके आसपास किस तरह के विचार, किस तरह की मान्यताएं, किस तरह की परंपराएं, किस तरह के रिचुअल्स और रीति रिवाज उसके आसपास घूमते हैं। उससे मन बनता है और मन इन तमाम नीति, सिद्धांत, मान्यता, नियम, संस्कार, परंपराओं का बहुत बड़ा कुंभ है, मेला है। और पूरी मनुष्य की चेतना इस मन के अंदर और बुद्धि ढकी हुई है। गीता में कहा है कि एक भी इंद्री अगर मन के साथ हो जाए तो वो भी बुद्धि का हरण कर लेती है, और समस्त इंद्रियां अगर मन के साथ हो जाए तो बुद्धि का क्या हाल होगा। इसलिए पूरा का पूरा दर्शन जो हमारी सनातन परंपरा का है वो निग्रह का है, संतुलन का है, संयम का है, अच्छे गुणों को बाहर लाने का और दुर्गुणों को त्याग करने का। ये हमारी परंपरा रही है। और इन्हीं परंपराओं के अंतर्गत आपने कहा कि ये सब मुझे मेरे अंदर कहाँ से आया। इसी सब वातावरण ने मेरे ब्रेन की कंडीशनिंग की। लेकिन धीरे 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 मुझे इस बात का आभास है, जब मैंने अपने ग्रंथ पढ़े, ऋषि परंपरा को जानने की कोशिश की, और जब ध्यान में प्रवृत्त हुआ मैं, और जब ध्यान मेरा अभ्यास से गहरा होता गया और मैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की चेतना से बाहर आया और फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जब मेरी गति प्रवृत्त हुई, उसका आविर्भाव मेरे अंदर हुआ, तो मुझे लगा अरे जो है स्वयं के साथ रहना जीवन में कितना जरूरी है। हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि सारा जीवन दूसरों के साथ, दूसरों के विचारों पर, दूसरों के अनुभवों पर बीता जा रहा है। हमारा तो कुछ अपना अनुभव है नहीं।
तो धीरे धीरे जो पहले से भरा हुआ था, इसको मैंने उलीचना शुरू किया, खाली करना शुरू किया। और जब विस्तार से भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपरा को जानने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि जहां जहां भी हमारी परंपराओं ने वैज्ञानिक आधार खो दिया है, जहां जहां भी हमारे धर्म की मान्यताओं ने वैज्ञानिक चेतना खो दी है, वहां वहां धर्म का स्वरूप जो है बहुत हास्यास्पद होता चला गया। और यही कारण है कि भारत में अंधविश्वास, मान्यताएं, दूसरों के अनुभवों पर जीना, इसको लोग आध्यात्म, धर्म और परंपरा समझने लगे। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो आदमी है धर्म को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला, या तो डर के कारण ईश्वर को मानता है या लोभ के कारण ईश्वर को मानता है। मानता है, जानता कुछ नहीं है। एक राजनीतिज्ञ के श्रीमुख से इतनी अद्भुत बातें श्रीमद् भागवत पे और संसार की और आध्यात्मिकता पे, आपकी श्रीमद् भागवत पर जितनी पकड़ है उतनी ही रामचरितमानस पर भी है क्या? मैंने तीनों ग्रंथ बराबरी से पढ़े हैं, गीता, भागवत और रामचरितमानस। कृष्ण का पूरा जो जीवन दर्शन है वो लीला प्रधान है, और श्री राम का पूरा जीवन दर्शन है वो मर्यादा प्रधान। शील स्नेह सरल सुख सागर। और कृष्ण का पूरा चरित्र लीलाओं से भरा हुआ है, रंग बिरंगी लीलाएं, रहस्यों से, विविधताओं से भरी हुई लीलाएं, नृत्यों से, गीतों से, विरह से, सुख से, दुख से भरी हुई उनकी अनंत लीलाएं, वो अद्भुत है। और लोगों ने जो लीलाएं हैं उनकी भिन्न भिन्न रंग हैं, भिन्न भिन्न रूप हैं, उनको पकड़ लिया और कृष्ण के वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने में वो विफल हो गए। तो निश्चित रूप से इसी संदर्भ में आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला और कथा पर क्या विवेचना पाते हैं? देखिए, 30-35 सालों में भारत के लोगों ने और राजनीतिक दलों ने एक अपने अलग राम की सृष्टि कर ली है। और वो राम सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा के राम नहीं है। वो राम केवट के राम नहीं है, जिनसे राम कह रहे हैं कि तुम्हारी नाव के बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, मैं गंगा पार नहीं जा पाऊंगा। ये कैसा अनुराग है और कैसी भक्ति है कि सर्वसमर्थ ईश्वर जो 2 पग भूमि में कथा आती है कि सारे ब्रह्मांड को नाप लेता है, वो छोटी सी गंगा नदी को नहीं नाप पा रहा है। इन्हें जो पूरा दर्शन है भक्त और जीव और ईश्वर के बीच का, वो अनुराग और भक्ति का है। भगवान उससे कह रहे हैं कि मैं 2 पग में तो क्या 1 पग में नाप सकता हूं, लेकिन तेरी अनूठी प्रेम और अनुराग की नदी को लांघना मेरे बस में नहीं है, इसमें तो मैं डूब जाऊंगा। वो सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा के राम है। वो राम जो शबरी के जूठे बेर खाते हैं और उसको नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं, उसको तरह तरह से उसकी प्रशंसा करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उसको नवधा भक्ति का ज्ञान दिया, उन्होंने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करिए कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव मोहिमय सब जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे ऊपर दोसा, नवम सरल सब सन चल ही ना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। और उससे कह रहे हैं शबरी से, नौमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति तरत हुए। उससे कह रहे हैं कि मैं बच्चों की तरह दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आया और तुम्हारे इन जूठे वेरों में जो मुझे दिव्य अमृत जैसा स्वाद मिला, ऐसा तो मैंने अन्यत्र ये स्वाद कहीं देखा ही नहीं।
संपूर्ण अनुराग और भक्ति के साथ जागृत है। तो शबरी ने पूछा कि आपके दर्शनों का फल क्या है, मुझे बताइए। यहाँ पूरी राम का दर्शन, पूरे रामचरित मानस का दर्शन एक चौपाई में तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है। राम ने कहा, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाहि निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शनों का एकमात्र फल है कि जीव अपने ही सहज स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। ये रामचरितमानस और रामचरितमानस के राम है। ये वो राम नहीं है जो इन 30-35 सालों में बना दिए गए हैं। तो एक शिक्षा मंत्री के होने के साथ साथ जब आपने एक कथावाचक की भूमिका निभाई, तो क्या वो पद और उस पद का जो एक गरिमा और उस गरिमा के साथ वो जो एक ईगो या कि एक पद की वो विशिष्ट शैली या कि वो होता है, तो जब आपने कथावाचक की भूमिका निभाई उस समय क्या आपकी इस भूमिका में स्वयं का सुख छुपा हुआ था या समाज को भी आप संदेश देना चाहते थे? मैंने 90 दिन का मौन किया था। एक समय ऐसा था कि मैं राजनीति से बिल्कुल अलग था। महर्षि जी ब्रह्मलीन हो गए थे जी। तो मैंने उनका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया था और उस पीरियड में मैंने आराम करने का एक निश्चय किया। मैंने 90 दिन का मौन किया। 90 दिन के साइलेंस ऑब्जर्वेशन के बाद मेरे रिश्तेदार सब परेशान हो गए। सब बड़े बड़े पदों पर थे, बड़े बड़े व्यापारी, बहुत पढ़े लिखे, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई बहुत बड़ा व्यापारी। सब ने मिलकर एक योजना बनाई कि 27 साल की उम्र में विधायक बनने वाला नेता, 30 साल में कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाला नेता, ये किस दिशा में जा रहा है? ये मौन हो गया। उनको लगा मैं बिल्कुल अस्वाभाविक दिशा में जा रहा हूँ। सब ने मिलकर एक षड्यंत्र किया, मुझे सलाह दी कि राम कथा बोल के तुम अपना साइलेंस ब्रेक करो, मौन तोड़ो, और कथा ऐसी जगह पर रख दी ताकि एक आदमी भी सुनने ना आए, और 20,000 लोगों का पंडाल बनवा दिया बैठने के लिए। और जिस दिन मुझे मौन खोलना था वो 91 डेज हो गए थे मुझे जी। उसी दिन मुझे कथा बोलनी थी जी। तो मैं सुबह से मैं गाड़ी में मुझे बिठा ला के चलो कथा बोलने चलो। चलते चलते नदी नाले लांगते लांगते मैंने कहा यार मैं तो बुंदेलखंड में इतने चुनाव लड़ा हूँ, मैंने लाखों गांव हजारों गांव देखे हैं, जा कहाँ रहा हूँ। फिर मुझे अनुमान होने लगा कि मैं जो है एक किसी पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ। तो उन्होंने जंगल में एक पहाड़ के ऊपर 20,000 लोगों का पंडाल बनाया था और ये उम्मीद करी थी कि जब एक भी आदमी नहीं सुनने आएगा तो इसका मोह भंग हो जाएगा, फिर से लौटेगा, किससे तो अच्छी राजनीति। और जब वो लोग मेरे साथ पंडाल के अंदर पहुंचे तो एक भी जगह खाली नहीं थी। 20,000 भीलियाँ बैठे हुए थे, बस मंडप में ऐसे बैठे थे जैसे अलग से किसी शिल्पकार ने, किसी सृजनधर्मी ने अलग से बना के उनको गढ़ के वहां बैठाला हो। रंग लाल नीले पीले रिबन बांधे हुए भीलनियाँ, लिपस्टिक लगाए हुए, सिर पर तेल लगाए हुए, अब पूरे उतने ही भील, फटे कपड़े, बिना जूते के पैर, और पूरे मंडप से धरती के रंग जैसे भीलनियाँ वहाँ बैठे और एक सौंधी महक पूरे धरती, इस देश की धरती की मिट्टी की जैसी सौंधी महक उठती है, पूरे मंडप से ऐसी महक उठ रही। और जैसे ही उन लोगों ने उनको देखा तो 2 जने तो बीमार हो गए। एक रिश्तेदार को चक्कर आ गया। षड्यंत्र उनका सफल नहीं हुआ। उनको लगा कि ये क्या हो रहा है। और फिर मैंने वहाँ कुछ और विचार करके गया था तैयारी से। तब मैंने ये निश्चय किया कि मैं यहाँ शबरी पर ही बोलूँगा। फिर मैंने अपना रामचरितमानस का पहला व्याख्यान 7 दिन का शबरी पर, नवधा भक्ति पर मैंने दिया। तो ये ऐसा नहीं लगता कि ये साक्षात्कार आपका ईश्वर के साथ हुआ, जबकि मंशा कुछ और थी लोगों की उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की, और आपके साथ ऐसा उसके विपरीत एक अनुभव आपको हुआ? तो
मैंने तो ईश्वर को नहीं देखा, मेरा ये कोई अनुभव नहीं है, लेकिन कथा के 5वें दिन मैंने कम से कम 10,000 भील भीलनियों को कथा में रोते हुए देखा। इतनी मार्मिक कथा हुई कि उनके नेत्रों से अमृत धाराएं बहने लगीं। उनकी आंखों से बहते हुए आंसुओं में मुझे अनुराग, भक्ति और ऐसा अनुभव हुआ जैसे इनकी आंखों से ईश्वर ही अभिव्यक्त हो रहा हो। और पूरे मंडप में एक भाव समाधि लगी थी और उनके नेत्रों से निकलती हुई अमृत धाराओं ने मुझे बड़ा प्रेरित किया कि मैं डूब कर आगे राम कथा बोलूं। उन्हीं ने मुझे प्रेरित किया। उसके बाद मैंने पूरी रामचरितमानस की अलग तरह से तैयारी की और मैंने पूरी मंडली बनाई गाने के लिए। मैंने चौपाइयाँ छांटी, उनकी मैंने कंपोजिशन तैयार की और रोज 1-2 घंटे गायन होता था। रोज कोई दिन बाकी नहीं जाता था। सालों साल ऐसा होता रहा। और घर में जब गायन होता था तो लोग कोशिश करते थे कि उसमें शामिल होने मिल जाए उन्हें। क्या बात है। 100-200 लोग रोज खड़े रहते थे घर के बाहर। तो 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले 5-7 लोगों को अलाउ कर दिया जाता था। तो वो साल भर के परमिट बने थे उसमें बैठने के लिए। और जो भी सुन के गया वो कंपोजिशन वहाँ जब गाते थे उसको लगा कि हम एक दूसरी दुनिया में, इस दुनिया में है ही नहीं। और हम सच कह रहे हैं आपसे, हमारी कथाएं अभी हमने उसमें डाली हैं अपने YouTube चैनल पर। अभी 2 कथाएं डाली हैं, पूरे 90 डिस्कोर्सेस हैं जिसको डालना है। हमने उस पूरी कथा को 7-7, 8-8 मिनट की में बांट के भी चलते फिरते आदमी सुन सके। बहुत व्यस्त है आदमी, बहुत प्रपंच में फंसा हुआ है और स्वाभाविक रूप से इतना समय अगर इन सब के लिए रोज साधारण आदमी निकालेगा तो काम कब करेगा। बिल्कुल सर। तो मैंने उसको 7-7, 8-8 मिनट की उसमें बांटकर मैंने उसको YouTube पे डाला है और लाखों लोग उसको सुन रहे हैं। लोगों को हैरानी होती है। आज के परिदृश्य में अभी तो आप एक सक्रिय राजनीति में पुनः आपका प्रवेश हुआ है और आप मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी भी हैं। उस दृष्टिकोण से देखें तो राजनीति का भगवाकरण हो रहा है। तो आपने एक आध्यात्मिक जर्नी करी है। आध्यात्मिक जर्नी के पहले आप कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, वर्तमान में आप विधायक हैं, मीडिया प्रभारी हैं, राजनीति में फिर से इन्वॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पर भगवाकरण को आप कैसे परिभाषित करेंगे? जिस दिन भगवाकरण हो जाता राजनीति का तो समस्याएं ही खत्म हो जाती। एक आवरण चढ़ाया जा रहा है राजनीति पर, भगवाकरण नहीं किया जा रहा है। आवरण चढ़ाया जा रहा है। ये आवरण है और ये नकली है और ये नेताओं द्वारा प्रायोजित है। ये सुविधा और असुविधा का आवरण है, ये अवसरवाद का आवरण है, ये विभाजन का आवरण है और ये किसी भी तरह से सत्या को हथिया लेने का आवरण है। इसीलिए 2 भागों में बंट गई राजनीति। हमें किसी भी तरह से वो संख्या बल अर्जित करना है, हम सत्ता प्राप्त कर सकें। और सत्ता प्राप्त करके हम करें क्या, वो निश्चित नहीं है। एक पार्टी सत्ता में नहीं होती तो वो भ्रष्टाचार का विरोध करती है और वही पार्टी जब सत्ता में आ जाती है तो भ्रष्टाचार करने लगती है। इतने वर्षों से हम यही तो देख रहे हैं। कांग्रेस जो कमजोर हुई, उनके नेता करप्ट हो गए थे, उसकी वजह से कांग्रेस कमजोर हुई। और जो अब बीजेपी कमजोर होगी, इस वजह से कमजोर होगी कि उनके नेता करप्ट हो गए। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ जो पॉलिटिकल कल्चर बदली, उसके 2 कारण हैं। एक तो आपने कहा कि ये आवरण, इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दूं। ये जो धर्म और आस्था को दोह लेना, तुलसीदास जी ने कहा है, बेचहीं वेद धर्म दोह लेहीं। ज्ञान को बेचने वाले लोग आएंगे और धर्म को दोहने वाले लोग आएंगे। अब तो उससे आगे बढ़ गई है। 500 साल पहले कह गए तुलसीदास। हाँ, अब तो बात उससे बहुत आगे बढ़ गई है। अब तो ये हो गया है कि धार्मिक आस्थाओं का दोहन करो, धर्म को राजनीति का औजार बनाओ और किसी भी तरीके से, चाहे वो धन हो, पैसा हो,
आस्था हो, भावना हो, धर्म हो, किसी भी चीज के द्वारा आदमी को अपने पक्ष में कर लो और अपना सत्ता और शासन में बैठ के उसका दुरुपयोग करो। और जो मैंने कहा पॉलिटिकल कल्चर चेंज हो गई है। अभी तक नेता भ्रष्ट थे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी तक नेता भ्रष्ट थे, अपवाद के रूप में कुछ नेता ईमानदार हो सकते हैं। अब अपवाद के रूप में जनता को नेताओं ने भ्रष्ट कर दिया। मैं सब जनता की बात नहीं कर रहा हूं, जनता तो ईश्वर है, जनार्दन है। अभी भी उम्मीद है जनता से, जो नाउम्मीदी में बदलती जा रही है कि पैसे, बिना पैसे लिए जनता भी वोट नहीं करती। उन्होंने कहा कि 15,000 वोटों का मैनेजमेंट करना है। अब 15,000 वोटों के मैनेजमेंट में कौन लोग होंगे जो औजार के रूप में इस्तेमाल होंगे, कौन से गांव होंगे जिनको आइडेंटिफाई किया जाए, कौन सी जाति के लोग होंगे जिनको आइडेंटिफाई किया जाए, कौन एजेंट होंगे वो जाके तैयारी करेंगे, कौन लोग होंगे जो एजेंटों से मिलकर उनको पैसे देंगे। एक व्यवस्थित प्रबंधन है ये इलेक्शन को लूटने का, वो लोकतंत्र पर डाका डालने का। अगर ये पॉलिटिकल कल्चर चेंज नहीं हुई तब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक संस्थाबद्ध जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयतावाद, इसने भारत के मूल मुद्दों से राजनीति को हटा दिया है। अब भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे गंभीर सवालों पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखो, आज ही मैंने कहा पत्रकार वार्ता में, उलेमा, मौलाना, इमाम, मुसलमानों के रिलीजियस लीडर ये कह रहा है बच्चे ज्यादा पैदा करो। महामंडलेश्वर, साधु, संत, महात्मा, बड़ी बड़ी पीठों पर बैठे हुए पीठाधीश्वर ये कह रहे बच्चे ज्यादा पैदा करो। आरएसएस के सरसंघ चालक वो कह रहे बच्चे ज्यादा पैदा करो। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं, परम पूज्य जैन मुनि हैं प्रसन्न सागर जी महाराज, मुझे हैरानी हुई कि पिछले दिनों उन्होंने कहा कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। जिन लोगों के स्वयं के बच्चे नहीं हैं वो दूसरों से कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। इन्हें ये मालूम होना चाहिए, इतने धार्मिक लोग हैं, बुद्धिमान हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, इन्हें ये एनलाइटनमेंट होना चाहिए, इन्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि बढ़ती जनसंख्या की प्रतिक्रिया किसी देश पर क्या होती है। ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, जो पर्यावरण का असंतुलन है, ये जनसंख्या वृद्धि की प्रतिक्रिया है। जो बेरोजगारी है ये जनसंख्या वृद्धि की प्रतिक्रिया है। जो आपराधिक गतिविधियां हैं ये जनसंख्या वृद्धि की प्रतिक्रिया है। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ का स्तर गिर रहा है ये भी जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रहा है। सुविधाएं बढ़ रही हैं, यूनिट बढ़ रहे हैं, जमीनें बढ़ रही हैं। 150 करोड़ लोग हो गए हम लोग, उसके बावजूद भी यहाँ रहने वाले लोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए देश के दूरगामी परिणामों को ध्यान में नहीं रख रहे। वो कह रहा है बच्चे पैदा करो। बताओ आप, कौन इन बच्चों को पढ़ाएगा, कौन इनको रोजगार देगा? तो सर इस संदर्भ में यदि बात करें, जैसा कि अभी आपने एक ये उदाहरण दिया, तो सक्रिय राजनीति में बाबाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है, अध्यात्म भी राजनीति में इंटर कर रहा है। और अभी यदि मध्य प्रदेश के रेफरेंस में बात करें तो धर्म गुरुओं की यात्राएं भी हो रही हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कनेक्टेड है। इसको किस दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं आप? एक बड़ा बदलाव हुआ है। प्रश्न बहुत अच्छा है। बड़ा बदलाव ये हुआ कि पहले राज सत्ता धर्म सत्ता से पोषित होती थी, यानी धर्म सत्ता राज सत्ता का मार्गदर्शन करती थी। अब धर्म सत्ता राज सत्ता के आगे नाच रही है। जो धर्म सत्ता है उसको नचाने वाले राजनेता हैं, उनका पैसा है, उनका संगठन है, उनके लोग हैं। और इसलिए बहुत देश का वातावरण बिगड़ रहा है। एक राज्य सत्ता को सही दिशा में लाना, उसको मार्गदर्शन देना, उसके भीतर चाल चरित्र चेहरा निर्मित करना, शुचिता की राजनीति के लिए प्रेरित करना, ये धर्मसत्ता का काम होता था। और आज धर्मसत्ता राजसत्ता के आगे नृत्य कर रही है। ये फर्क आया पिछले
15-20 सालों में भारत की राजनीति में। अब तो आप ये देखो कि करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग जो धार्मिक बन गए हैं, जो कोई काम नहीं करते, उनका कोई काम नहीं है राष्ट्र निर्माण का। न वो खेती करते, न मजदूरी करते, कोई काम नहीं करते वो किसी भी किस्म का, बौद्धिक और शारीरिक। और देखो हलवा पूड़ी 24 घंटे खा रहे हैं। तो यदि आप ये लाखों लोग हैं, ये लाखों लोग, और पूरे धर्मभीरू लोग, धर्मांध लोग, बेचारे भोले भाले लोग जो जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं, कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो इनके आसपास चक्कर काटते हैं कि शायद ये कुछ हमें दे देंगे। ये बदलाव आया है। तो आपका तो राजनीति और अध्यात्म में दोनों में पकड़ रही, दोनों में आपने काम किया, दोनों का जीवन जिया है। तो राजनीति में असल अध्यात्म को कैसे परिभाषित करेंगे आप? असल अध्यात्म जो है वो बहुत कठिन है। तुलसीदास जी ने कहा है, हजारों धर्मात्माओं, हजारों हजार लोगों में कोई एकाध धर्मात्मा होता है। कोटि कोटि धर्मात्माओं में कोई एकाध वैराग्यवान होता है, और कोटि कोटि वैराग्यवानों में कोई एक ज्ञानवान होता है, और कोटि कोटि ज्ञानवानियों में कोई एक विज्ञानवान होता है, कोई एक वैज्ञानिक होता है। और भारत के दर्शन ने, भारत के आध्यात्म ने, भारत के धर्म ने अपनी वैज्ञानिक चेतना खो दी। अब भारत के धर्म में जो 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 नेतृत्व कर रहे हैं, जो बाहर दिखाई देने वाले रंगे हुए लोग हैं, बहुत मुश्किल है कि वो किस तरह से कहाँ देश को ले जाएंगे। उनके अंदर केवल दूसरों के अनुभव हैं, पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई बातें वो बोलते हैं, उनके स्वयं के कोई अनुभव नहीं है, स्वयं की कोई वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है, स्वयं का कोई तपोबल नहीं है, न वैराग्य है, न ज्ञान है, न वैज्ञानिकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत के धर्म ने और आध्यात्म ने अपनी वैज्ञानिक चेतना खो दी है, और अब यहाँ केवल अंधविश्वास, निरर्थक निर्मूल परंपराएं और एक उम्मीद जगाकर लोगों को अपने आसपास मछली के जाल में फंसाने वाले लोग पर बचे। भारत एक विशाल देश है और आप ये कह रहे हैं कि अध्यात्म को गलत ढंग से प्रेजेंट किया जा रहा है, जिससे राजनीति प्रभावित हो रही है, देश प्रभावित हो रहा है, और निश्चित रूप से युवाओं का देश है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को कि उनको अध्यात्म से क्यों जुड़ना चाहिए, और जुड़ के आज की आधुनिक अंधी दौड़ से कैसे बचे, साथ में राजनीति को और देश को कैसे परिवर्तित करें? जो नौजवान है इसको अपने अनुभव पर चलना चाहिए। संस्कार ले लें, संस्कार लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सदैव ध्यान रखें, संस्कार से मुक्ति के बिना मुक्ति नहीं है। इसलिए जो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाने वाले पहले हमारे ऋषि और मुनि होते थे, वो कहते थे कि ग्रंथ पढ़ो लेकिन निर्ग्रंथ होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये आत्मज्ञानी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि विचारों से विचारों के पार जाना, ग्रंथ से निर्ग्रंथ होना, विचारों से विचारों के पार जाना। और इतने लंबे समय में मन ने, लंबे समय में जो अपनी खुद की संरचना कर रखी है, विचारों का मेला मन में पला हुआ है, मान्यताओं का, परंपराओं का, रीति रिवाजों का, संस्कारों का जो मेला और जो जंगल तुम्हारे दिमाग में है, धीरे 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 इसको उलीचो, धीरे 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 इसको खाली करो। तब जब पूरी रूप से ये खाली हो जाएगा, तब तुम्हें लगेगा अभी तक मन था, अब हम स्वयं हैं, हमारा स्वयं से परिचय हुआ। और इसलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सबरी से भी भगवान ने कहा, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाहि निज सहज स्वरूपा। आध्यात्म और धर्म का एकमात्र उद्देश्य है कि ना आप पिछली बातों में खोए हुए रहें, ना अगली बातों को लेकर चिंतित रहें, सदैव वर्तमान में रहें। जब स्वयं से आपका परिचय हो जाएगा, स्वयं आप अपने साथ स्थित हो जाएंगे, आप स्वयं को जान लेंगे, स्वयं से आपका परिचय हो जाएगा, तो ईश्वर से जो भूला हुआ आपका संबंध है वो आपको याद आ जाएगा।
बड़ी अच्छी बात बताई आपने। और इसी संदर्भ में यदि हम थोड़ा सा पूर्व काल की तरफ जाएं, जहां से आपने अपनी यात्रा इस भौतिक जगत की शुरू करी, तो दिल्ली के नेशनल पॉइंट में आप उप संपादक रहे हैं पत्रिका में। आज आप मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के रूप में हैं। तब की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में आप क्या अंतर पाते हैं? पत्रकार की स्ट्रेंथ ही खत्म हो गई, पत्रकार की शक्ति ही नहीं बची। पत्रकारिता सेठों और पैसा वालों के हाथ में चली गई है और पत्रकार बंधुआ बुद्धिजीवी हो गया है। वो बिना पढ़े लिखे सेठ की बनाई नीतियों पर चल रहा है, बिना पढ़े लिखे सेठ के बनाए हुए संपादकीय पर चल रहा है। और ये पत्रकारिता जो राष्ट्र का चौथा स्तंभ थी, इसने अपनी अस्मिता आज खो दी है। अगर लोकतंत्र का स्तंभ कोई भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुआ है तो वो है पत्रकारिता। हम लोग छोटे छोटे पत्रकार आते थे, हम लोग मंत्री थे, खड़े हो जाते थे उनको रिसीव करने के लिए। और आज पत्रकारों की इन सेठों ने क्या हालत कर दी है, आप जाकर देखिए। बहुत दुख होता है इतना पराभव देखकर और इतना पतन देखकर। इसमें कुछ बदलाव की संभावनाएं दिख रही हैं? मुझे बदलाव से कहीं ज़्यादा ये और ज़्यादा विकृत होगा, अभी और ज़्यादा नीचे गिरेगा। क्योंकि जैसे किसी राज्य में कोई अखबार आता है तो वो एक विभाग है सरकार का, जनसंपर्क विभाग जी, उसके कहने से उसमें सब चीज़ें लिखी जाती हैं और पत्रकारों को वैसा लिखना पड़ता है। और जो बेचारे नए बच्चे जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं, बड़े बड़े सपने देख के जाते हैं कि हमारी कलम ऐसे चलेगी, हम ऐसे एंकर बनेंगे, पूरे देश में हम इन सवालों को उठाएंगे। जब वो वास्तविकता के धरातल पर आते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत गलत लाइन चुन ली, यहाँ तो कुछ है ही नहीं सिवा भटकाव के, दौड़ने और धूपने के। और जो पत्रकार सेठ की लाइजनिंग बहुत अच्छी करते हैं, उनको तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिलती है, उनका भविष्य भी सुरक्षित है। ये हाल है। इसी संदर्भ में यदि हम आपके पूर्व काल की बात करें तो आप रेड क्रॉस सोसाइटी के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना में आपका महती भूमिका रही है। उस समय का जो विजन था, क्या विजन था और क्या वह आज के परिदृश्य में फलित हो रहा है? देखिए, जो रेड क्रॉस सोसाइटी का जब मैं चेयरमैन बना तो मुझे बल्लाभ जाखड़ जी ने बुलाया। उस समय वो राज्यपाल थे यहाँ। जी जी। रेड क्रॉस सोसाइटी में 7-8 कर्मचारी थे, छोटा सा परिसर उनके पास था। उन्होंने मुझसे बुला के कहा कि हर ये 2-3 महीने में मेरे बंगले पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हमें वेतन नहीं मिला, इस सोसाइटी के लिए कुछ कर दो। मैं खाली पड़ा हुआ था। मैंने जब पता किया तो मैंने उनसे कहा कि इतनी छोटी सी सोसाइटी में मैं बैठ के क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो मैंने अपने जीवन में कोई भी काम मुझे देता है तो मैं अच्छे से करता हूँ। और मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने काम शुरू किया तो एक डॉक्टर से मैंने वहाँ पर ओपीडी शुरू की। और जिस दिन मैंने रेड क्रॉस सोसाइटी छोड़ी, उस दिन 1700 मरीज थे ओपीडी में, जिस दिन मैंने छोड़ी। और पहले दिन 3 मरीज आए थे जब शुरू की थी, जब छोड़ी तो 1700 मरीज थे। 3 मरीज से 1700 मरीज तक की यात्रा बेहद दिलचस्प। और इस स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में जो निकृष्ट बाजार है, उसको जानने का अनुभव बड़ा दिलचस्प मेरे जीवन में रहा। कभी उचित समय पर मैं लिखूंगा इस पर। मैंने 70 डॉक्टर रखे जब पूरा का पूरा विकसित हो गया। और मैंने जो सिद्धांता हॉस्पिटल है उसको बना लिया, तब 70 डॉक्टर हो गए थे मेरे हॉस्पिटल में, जिसमें डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, जिसमें डीएम न्यूरोफिजिशियन, जिसमें डीएम न्यूरोसर्जन, जिसमें डीएम चेस्ट, जिसमें डीएम पैथोलॉजी, जिसमें डीएम नेफ्रोलॉजी, जिसमें डीएम यूरोलॉजी। यानी मैंने उसको मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। और आज़ादी के बाद पहला हॉस्पिटल बना रेड क्रॉस का जिसने लीवर को ट्रांसप्लांट किया। क्या बात है। प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में पहला हॉस्पिटल, इट बिकम्स फर्स्ट हॉस्पिटल। लीवर ट्रांसप्लांटेशन का काम किया। हाँ, लीवर ट्रांसप्लांट किया उसने।
कॉरिडोर, पहली बार मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट से हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर बना, एयर से लीवर लाया गया, वहाँ ऑपरेट किया गया। हम जो मरीज है वो 3 दिन में उठकर बैठ गया लीवर ट्रांसप्लांट के बाद। अब तो किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ज्वाइंट चेंज करना और बाईपास सर्जरी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और वॉल्व चेंज करना, ये तो आम बात हो गई रेड क्रॉस सोसाइटी के हॉस्पिटल में। अब जाइए 400 से 500 लोग प्रतिदिन वहाँ ब्लड देने के लिए आते हैं। आप अपने लाइफ का इसको एक वन ऑफ द बेस्ट सेंस ऑफ अचीवमेंट में लेते हैं? मेरे लाइफ का तो सबसे बड़ी उपलब्धि है जब मैं इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन था, तो भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना मैंने मंडीदीप भोपाल में डाला। ये ऑप्टिकल फाइबर, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर लोगों ने नाम नहीं सुना था। और सैम पेट्रोडा मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्टर थे, उसमें मेंबर थे सैम पेट्रोडा। और जब फुजुत्सु कंपनी के कोलैबोरेशन से हमने मंडीदीप में एक कारखाना शुरू किया, इसका प्रोडक्शन, तो देश के सारे सीईओ बड़ी बड़ी कंपनियों के और कारखानों के उस फैक्ट्री के ऑटोमेशन को देखने आए थे कि क्या फैक्ट्री लगाई है। और दिस फैक्ट्री इज वन ऑफ द फर्स्ट एवर फैक्ट्री हु मेक ऑप्टिकल फाइबर केबल। और प्रदेश है इंडिया, इन भोपाल की पहली फैक्ट्री थी ऑप्टिकल फाइबर की। ऑप्टिकल फाइबर वो बाल का पतला रेशा है, कांच का पतला धागा, जिसमें हजारों टेलीफोन जाते हैं और आते हैं, जिस पर डायरेक्ट डायलिंग होती है, जिस पर इंटरनेट चलता है। ऑप्टिकल फाइबर वो वायर है जो जिससे एंजियोग्राफी होती है, हार्ट के अंदर कैमरा ले जाता है वो, और कैमरे का पिक्चर बाहर देता है। ऑप्टिकल फाइबर वो तार है जो अंदर कैमरे को ले जाके एंडोस्कोपी करता है और पूरा आपके स्टमक का चित्र जो है वो ले जाके देता है। गले में क्या खराबी है इसको बताता है, आंतों में क्या खराबी है इसको बताता है, हार्ट में कहाँ ब्लॉकेज है इसको बताता है। और ऑप्टिकल फाइबर ने कितनी बड़ी क्रांति पूरे संसार में की है, इसकी कोई तुलना हो सकती है क्या? समुद्र के अंदर से जो केबल जाता है और जो इंटरनेशनल कॉल होते हैं विद इन नो टाइम, जो हजारों पेज का डाटा 10 सेकंड में ट्रांसफर हो जाता है, ये ऑप्टिकल फाइबर की ताकत है, उसकी देन है ये। वो पहला कारखाना भोपाल में मैंने लगाया। इन्हीं उपलब्धियों में हम देखें तो आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का TTCT स्टेडियम रहा, आपका वैदिक विश्वविद्यालय रहा, उत्कृष्ट स्कूल रहे। तो जो वो विजन था उस समय आपका, इस सब चीज़ों की स्टेब्लिशमेंट में, इन सब के अचीवमेंट में, क्या वो आज भी फलीभूत हो? जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया हायर एजुकेशन का सर, ये भारत के आज 5 महाविद्यालयों में एक है। मध्य प्रदेश का कोई भी महाविद्यालय फर्स्ट 5 में कभी नहीं आया। दिस वन इज वन ऑफ द फर्स्ट एवर कॉलेज अच्छा, ऐसा है क्या? हु कम्स अंडर 5 इन टर्म्स ऑफ एक्सीलेंस। पहला कॉलेज है वो। और उसके बाद TT नगर स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 24 खेलों की सुविधाएं। हमारे मध्य प्रदेश में कई ओलंपिक और एशियाड में मान्यता प्राप्त ऐसे खेल थे जिसके खिलाड़ी ही नहीं थे। फेंसिंग का एक भी खिलाड़ी नहीं था मध्य प्रदेश में, बॉक्सिंग का एक भी खिलाड़ी नहीं था मध्य प्रदेश में। पहला बॉक्सिंग का कोर्ट यहाँ शुरू किया। अब कितने नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ से जाते। तीरंदाजी का पहला खिलाड़ी यहाँ से तैयार हुआ, निशानेबाजी का पहला खिलाड़ी मध्य प्रदेश से भारत के लिए हमने तैयार करके दिया। क्या बात है। तो हमारा जो खेलों की संरचना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी ट्रेनिंग, उसकी स्पोर्ट्स मेडिसिन, सब पर हमने ध्यान दिया। और जितना बजट हमारे ज़माने में स्पोर्ट्स का था उससे ज़्यादा की तो आज होर्डिंग लगा देते हैं। आपका बैकग्राउंड कृषि का रहा है, कृषि के बैकग्राउंड से अचानक से क्या ऐसा रहा आपके अंदर कि आप राजनीति की तरफ आपका रुझान? हम मौलिक रूप से छोटे से गांव के किसान हैं जी, और हमने ढोर चराए हैं। सर, ढोर चराना समझते हैं? हाँ, दर्शकों को बता दें कि जानवर चराना, गाय भैंस चराना। हाँ, हमने सुबह 4 बजे से पहट चराई है। सुबह 4 बजे बड़े किसानों के यहाँ जो गौशालाएं होती हैं उनमें गाय और भैंस होती हैं।
सुबह 4 बजे घास पर औस गिरता है। उस औस वाले घास को जब पशु चरता है तो दूध ज़्यादा देता है और स्वस्थ हो जाता है, तो उसको कहते हैं पाठ चराना, ब्रह्म मुहूर्त में ढोर चराना। लोग ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते थे, हम ब्रह्म मुहूर्त में राम 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 बोल के ढोर चराते थे। और एक बार हमारी 21 भैंसें गुम गईं। बारिश शुरू हुई और चरते चरते चली गई, आई नहीं। जब 4 दिन नहीं आई, 5 दिन नहीं आई, तो खोजबीन शुरू हुई। तो खोजबीन में हम सब लोग शामिल हुए। तो आपचंद की गुफाएं हैं बुंदेलखंड में। अच्छा। उस पहाड़ पर हम ढूंढने गए और बहुत बारिश हुई और बड़ी नदी आ गई। अब हम लोग चलते 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 कोई ठिकाना ही ना मिले, तो एक जगह नदी का समबहाव दिखा। हम लोग तैरना बहुत अच्छा जानते थे। उस समय में 11वीं में पढ़ता था, मैं और मेरा एक कजिन, हम दोनों थे। हम लोग तैरना बहुत अच्छा जानते थे और नदी सम दिखी हमें, तो हमने कहा चलो तैर के निकल चलें उस तरफ। तो हम नदी में चल दिए। हमें नहीं पता था कि ये पहाड़ी नदी है और नदी के अंदर कांटे वाले झाड़ झंकार सब पानी में डूबा हुआ है। जब हम गए तो निकलने लगे तो वो कांटे वाले झाड़ आ गए, तो हमने कहा थोड़ा और आगे बढ़ो, थोड़ा और आगे बढ़ो। इतने में सकरी नदी आई अचानक और हम मीलों दूर फेंक गए। और इस तरह से हम 35 किलोमीटर बहे नदी में, लेकिन मरे नहीं। 35 किलोमीटर। हाँ। और 3-4 बजे सुबह सुबह पौ फटते समय झरिया खिरिया नाम का एक गांव है गड़ाकोटा के पास, वहां बह के आ गए। किनारे से निकले तो एक दादा आग जला के आग ताप रहे थे। तो हमारे ग्रैंडफादर को मैनेजर बब्बा कहा जाता था उस एरिया में। तो हमने उनसे कहा कि हम मैनेजर बब्बा के नाती हैं और हम बह गए थे नदी में, यहाँ आ गए हैं। तो उसने बड़े आदर से अंदर ले गया, सरसों के तेल की मालिश की शरीर के ऊपर, पूरा पोंछा, आग जला के आग तपाई और अपनी अच्छी धुली हुई धोती से ढक दिया। और वैसे ही धोती लेके हम अपने गांव वापस आ गए। तो ये अनुभव सबको थोड़ी मिल सकते हैं कि कलकत्ता की ईडन गार्डन में खेलना, क्रिकेट 100 रन बनाना और सुबह 4 बजे उठ के ढोर चलाना। तो ये डाइवर्सिटी किसी के जीवन में हो सकती है। निश्चित रूप से अनुपम। फिर वहाँ ओरेगॉन में अमेरिका में ओशो के साथ डिस्कस करना, क्या बात है। फिर फ्लोद्रोप में जर्मनी में महर्षि महेश योगी के साथ डिस्कस करना, और वहाँ रविशंकर के साथ आयोवा फेयरफील्ड यूनिवर्सिटी बनाना, दीपक चोपड़ा के साथ महीनों रहना, ये और स्वामी स्वरूपानंद जी से भी ब्रह्म ज्ञान, और स्वामी स्वरूपानंद जी जैसे धर्म सम्राट के सानिध्य में रह के राम कथा बोलना। मैंने जब अयोध्या में राम कथा बोली तब परम पूज्य गुरुदेव मेरे साथ थे। स्वामी स्वरूपानंद जी मंच पर बैठते थे जी, और अभिमुक्तेश्वरानंद जी और सदानंद जी भी मंच पर बैठते थे। नीलमणि दीदी, लक्ष्मीमणि दीदी बहुत बड़ी साधु हैं, वो भी मंच पर बैठती थी और सुनने के लिए 3 से 4 हजार भगवा दंडी स्वामी आते थे। जब वो कथा में आना शुरू होते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे सरजू मैया का प्रवाह वस्त्र ओढ़कर इस तरफ चलने लगा। क्या बात है। अद्भुत दृश्य होता था। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, कभी मैं भेजूंगा, वीडियो भी है मेरे पास। तो वो अयोध्या में जो राम कथा बोलने का आनंद आया 9 दिन, अद्भुत था, क्योंकि समझने वाले लोग थे। एक चौपाई गाई जाती थी तो 5-5 हजार लोग साथ में गाते थे। उसका आनंद अलग है। इतनी डाइवर्सिटी से भरा रहा है आपका जीवन, और आपने बताया कि कृषि के बैकग्राउंड से रहे हैं, छोटे गांव से आए हैं, ढोर चलाते थे, आपने अपना एक अविस्मरणीय बातें भी बताई। 28 साल की उम्र में आप विधानसभा चुनाव पहला आपने जीत लिया। आपके विपक्ष में जयंत मलैया जैसे उस समय के बड़े नेता थे, और 30 साल में आप कैबिनेट मंत्री भी बन गए। बैकग्राउंड आपने बताया ही कि कृषि के छोटे उसमें था। क्या जादू था ऐसा कि ऐसा कुछ हुआ? नहीं, समय, वातावरण, परिस्थितियों के साथ बहते चले गए, लेकिन बहुत जिज्ञासा थी, समझ थी, एक विद्रोही चेतना थी, विचार प्रक्रिया थी, स्वाध्याय करने की, पढ़ने लिखने की इच्छा थी, तो सब हुआ। जो भी किया ध्यानपूर्वक किया, होशपूर्वक किया, तो उसको पिकअप किया।
तो उस 28 साल के युवा ने क्या ऐसा क्रांतिकारी कदम उठा लिया कि जनता ने उसको सपोर्ट किया और 30 साल में उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मैं मिला? कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया था, जी दमोह डिग्री कॉलेज का। जी। मैं फिर सागर विश्वविद्यालय का निर्विरोध महासचिव बना। 72 कॉलेज में मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ। सागर विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में 78-79 में। उसके बाद आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, तो हम सब लोग 21-22 दिन के लिए जेल चले गए और हमारे जेल जाने से पूरे मध्य प्रदेश, पूरे राज्य में आंदोलन हुआ। पूरे मध्य प्रदेश में आग की तरह आंदोलन हुआ और रातों रात मैं पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़े छात्र नेता के रूप में विख्यात हो गया। उसके बाद मुझे इंदिरा गांधी ने एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बड़ा दिलचस्प किस्सा है, कभी अगली दफा बैठेंगे कि किस तरह से हम नागपुर में इंदिरा गांधी से मिले, क्या क्या कन्वर्सेशन हुआ, प्राइम मिनिस्टर वो बनी उसके बाद मिले तो क्या बातचीत हुई। हम लोग सब कॉलेज के स्टूडेंट्स लीडर्स थे। अद्भुत वो ये जो आपकी राजनीतिक जर्नी रही, अभी हमने अध्यात्म पे भी बातें करी, राजनीति पे हम बातें कर रहे हैं। आपकी राजनीतिक जर्नी जो शुरू हुई उससे लेके आज तक उतार चढ़ाव भी आपने देखे हैं जीवन के, राजनीतिक जीवन के। क्या शिक्षा ली इस उतार चढ़ाव से और क्या खोया क्या पाया? आज कैसे विवेचना कर पा रहे हैं इसकी? क्या खोया क्या पाया, इसमें ज्यादा फंसेंगे तो फिर तकलीफ होगी। अभी तो हमने आज के ही बारे में सोचा है, न बीते कल के बारे में, न आने वाले कल के बारे में। क्या खोया क्या पाया जब जीवन को हम कंक्लूड करेंगे तभी आपको बता सकते हैं। अभी तो यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। ऐसा? क्योंकि इतने बड़े अनुभवों का एक परिमार्जन होना है। सर। अभी तो सारा कुछ बचा हुआ है सर। जिसको मुझे लोगों के सामने रखना है। अभी तो थर्ड आई ओपन हुई है। अभी तो मैंने ध्यान से, योग से, सिद्धि सूत्रों से, अपनी साधना से, स्वाध्याय से जो अर्जित किया था, अभी तो मेरे भीतर पूरा फ्लावरिंग कर रहा है, वो जागृत हुआ, फूल रहा है। डॉक्टर मुकेश नायक अभी युवा अवस्था में अपने आप को पाते हैं। अभी तो हमारा जन्म हुआ है। इसी दृष्टिकोण में आपकी बहुमुखी प्रतिभा पर बात करें तो आप स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं और आपने अच्छा किया भी है, तो उसको आपने किस रूप से समाज के सामने? खेल में भी मेरे साथ बड़े चमत्कार हुए हैं। मैं पटना में सेमीफाइनल मैच खेल रहा था वर्धमान विश्वविद्यालय के खिलाफ। मैं कैप्टन था यूनिवर्सिटी टीम का, तो मैं ओपनिंग बैट्समैन था। मैं 162 रनों पर खेल रहा था और 1 विकेट बचा था और 70 रन बनाने थे। तो मैंने अंतिम बैट्समैन को एक भी बॉल नहीं खेलने दी थी और 70 रन बना लिए थे। अच्छा, ऐसा? हाँ, वो पूरे विश्वविद्यालय में मैच अपनी अद्भुत कलाकारी के लिए जाना जाता है। 70 रन पूरे आपके द्वारा बनाए गए? हाँ, उसको एक बॉल भी नहीं खेलने दी थी लास्ट बैट्समैन को। क्या बात है? he is not coming inside the striking end. He is always stand from non-striking end. क्या बात है सर। तो वर्तमान के और डबल सेंचुरी करी थी। क्या बात सर, क्या बात है। तो बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं डॉक्टर साहब से। इसी तारतम्य में हम आगे के कुछ सवाल और हैं हम जो सर से पूछना चाहेंगे। तो इसमें यदि वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुकेश नायक जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मार्क्सवाद था, पूंजीवाद था, समाजवाद था, अब राजनीति में घटियावाद आ गया है। तो डॉक्टर साहब इसको घटियावाद को कैसे परिभाषित कर रहे हैं? सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ बिकाए हुए हैं। सरकारें खरीद लो, एमएलए खरीद लो, ये राजनीति बहुत बड़ा मॉल बन गई है और इसमें सारे सब ब्रांड के खरीद फरोख्त की चीज़ों के साथ राजनीतिक दलों की भी शॉप एक खुल गई है। तो आप तो राजनीति में हैं, आप उसमें बदलने के लिए क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? जो लाभ और हानि का लेखा जोखा लगा के राजनीति करते हैं, जिनमें आइडियोलॉजिकल कन्वेक्शन नहीं है, जिनमें विचारों की समृद्धि नहीं है, जिनमें वैचारिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है, उनको हम कुछ नहीं कर सकते।
राजनीतिक दलों को अपना कैडर खड़ा करना पड़ेगा और अपने लोग खड़ा करना पड़ेंगे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता के प्रति निष्ठा और राजनीति के प्रति निष्ठा। अगर इस तरह से सरकारें बदलेंगी, इस तरह से नेता बिकेंगी, तो यही तो घटियावाद का दौर है, और किसको कह रहे हैं। तो आज के इस दल बदल के राजनीतिक परिदृश्य में क्या आपके पास कुछ दल बदलने के ऑफर नहीं आए आपके मन में कुछ? जो दल बदल विरोधी कानून है जी, ये अधूरा है जी। इसको पूरा बनाना पड़ेगा। तो आपके पास कुछ ऑफर आए कि नहीं आए दल? और ये जो देखिए, सबसे ज़्यादा तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर कोशिश की पिछले 20 सालों में। मैंने पार्टी बदली भी जी, लेकिन फायदा नुकसान का लेखा जो लगा के नहीं किया। दल बदल उसको कहते हैं जो सत्ताधारी पार्टी में चला जाए, सत्ता की लालच में जो चला जाए उसको कहते हैं दल बदल करना। बाकी तो लोग आते जाते रहते हैं, इसका क्या महत्व है। हाँ, तो हमारे ऊपर तो बहुत दबाव, क्या हमारे ऊपर सब प्रकार के प्रयत्न किए गए कि मैं जब अजय भारत पार्टी छोड़ रहा था तब मुझे राजगढ़ से लोकसभा का टिकट दे रही थी भारतीय जनता पार्टी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरी बात हुई है, और एक सुरेश सोनी है आरएसएस के नेता, उनसे भी मेरी बात हुई। जब उनसे मैं मिला, उनसे पूरी बातचीत हुई, तो उनका ये कहना था कि विचार पर टिकना बहुत मुश्किल काम होता है जीवन में, और कुछ मिले कुछ ना मिले, विचार में टिकने वाले ही आदमी याद किए जा सकते हैं। और सुरेश सोनी बहुत तपे हुए आदमी हैं, बेहद अच्छे आदमी हैं, और उन्होंने पूरे जीवन भर निस्वार्थ रूप से काम किया, और आज भी वो उतने ही सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं। उनका ये वाक्य ब्रह्म वाक्य के रूप में मेरे काम आया। फिर मैंने कहा कि अब मुझे अपनी जिंदगी में कांग्रेस नहीं छोड़ना है। बड़ी बात। वो आपके लिए एक अमूल चूल बात हो गई। कांग्रेस की बात करें तो गुटबाजी भी देखी जाती है, इस पे कुछ कहेंगे आप? गुटबाजी तो सभी राजनीतिक दलों में है, लेकिन कांग्रेस में सिर्फ गुटबाजी हो गई थी, और उस गुटबाजी ने बहुत नुकसान किया कांग्रेस पार्टी का। अब वर्तमान में नौजवानों के हाथ में पार्टी आई है, और जीतू पटवारी जी बड़े निर्लेप भाव से, बहुत सकारात्मक ढंग से उस गुटबाजी के परे जाकर संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुझे उम्मीद है अच्छे परिणाम आएंगे। तो जीतू पटवारी जी की चर्चा ली, आपने नाम लिया, तो पहले कल आदरणीय कमलनाथ जी थे, आज जीतू पटवारी जी हैं, दोनों की समीक्षा आप कैसे कर पा रहे हैं? एक बहुत अनुभवी और दीर्घकालीन राजनीति के नेता, 9 बार मेंबर पार्लियामेंट और दूसरी बार विधायक, प्रतिपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, अब क्या शेष रहा। सारे अनुभव से गुजरते हुए इतना दीर्घकालीन, दिव्य और ऐश्वर्यवान जिनका राजनीतिक जीवन रहा, वो एक हम लोगों के भीष्म पितामह नेता हैं। और जीतू पटवारी जी हमारी कांग्रेस के भविष्य हैं सर। वो जितना अविराम परिश्रम करने की उनमें क्षमता है, बहुत कम नेताओं में मैंने वो क्षमता देखी है। मैं जो भी कह रहा हूं वो ऐतिहासिक है आपके चैनल पर सर, और प्रमाणिक है सर, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी मैं राजनीति को भी प्रणाम कर लूं, क्योंकि जितनी मुझे राजनीति करना थी मैंने कर ली। अब जितनी कर रहा हूं पूरी ईमानदारी से, लगन से और शुचिता की और सकारात्मक राजनीति में कर रहा हूं। लेकिन मुझे जब भी जरा सा भी ये लगेगा कि अब इस तरह की राजनीति के लिए डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं है, आई लेफ्ट इट इमीडिएटली, दिस पॉलिटिक्स, एनी टाइम, कभी भी छोड़ दूंगा। क्या बात। और आखिरी 2 कड़ी में एक सवाल ये है कि आप प्रदेश के, कांग्रेस के प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं, तो जो सरकार है वर्तमान में बीजेपी की, उसके कार्यों की कैसी विवेचना कर रहे हैं आप?
देखिए, मीडिया प्रभारी तो ठीक है, ये कुछ ना कुछ धुन बजाना है जीवन में, तो ये धुन बज रही है सर। मैं तो वैश्विक चेतना का आदमी हूँ सर। और ये सिद्ध हो जाएगा। मैं ग्लोबल विजन का आदमी हूँ, मैं वसुदेव कुटुंबकम से नीचे सोचता ही नहीं हूँ। और ये बीजेपी की सरकार जो मध्य प्रदेश में चल रही है ना, ये बहुत निर्लज्ज सरकार है। इतनी निर्लज्जता से करप्शन मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। 50-50 किलो सोना सड़कों पर ढला है, कोई ये बताने तैयार नहीं है कि ये किसका है। पराभव की इससे ज़्यादा विकृत स्थिति कोई और हो सकती है? बताइए। 50 किलो सोना सड़कों पर डाला है, सरकार ये नहीं बता पा रही कि ये किसका है। इतनी कमजोर सरकार, यही बता दे किसका है तो हम माने कि सरकार में कुछ ताकत है। तो विपक्ष इस पे स्टैंड क्यों नहीं लेता? और ये क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं आपके चैनल बिल्कुल ठीक। जी जी। तो बड़ी अच्छी बात हमारी हो रही है डॉक्टर साहब से, और बहुमुखी प्रतिभा के धनी उन्होंने अलग अलग विविध क्षेत्रों में उन्होंने अपने वर्चस्व का लोहा मनवाया है। चाहे वो कृषि रही हो, चाहे वो राजनीति रही हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैनशिप रही हो, चाहे वो अध्यात्म की अनूठी अनछुई दुनिया रही हो, जो आम जनता के लिए, आम व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन है। जाते जाते एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे सर से, सर के काइंड परमिशन के साथ, कि 2025 नया वर्ष स्टार्ट हो चुका है। आप वैश्विक चेतना के आदमी हैं। आपने कहा है कि मैं वसुधैव कुटुंबकम के नीचे कुछ सोचता नहीं हूँ। आपने बहुत सारे अद्भुत चीज़ें करी हैं अपने जीवन में, बहुत सारा सिद्ध किया है आपने, बड़े प्रतिष्ठित और बड़े दुर्लभ गुरुओं का संग पाया है। मैं चाहूँगा कि समाज के लिए, युवाओं के लिए, राजनीतिक दल के लिए, पूरे देश के लिए आप 2025 में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ अपने देशवासियों से, नौजवानों से, कि संसार में समय नहीं बीत रहा है, हम बीत रहे हैं। और हम कहते हैं कि समय बीत रहा है, समय कहाँ बीत रहा है। कभी लाल रंग का दिन और हरे रंग की रात आपने देखी? वही ठंड, वही गर्मी, वही बारिश, वही दिन, वही रात, वही अंधेरा, वही उजाला। समय कहाँ बीत रहा है। हमारा जन्म होता, हमारा बचपन आ जाता, हम किशोर अवस्था में आ जाते, हम नौजवान हो जाते, हमारा वानप्रस्थ आ जाता, हमारा सन्यास आ जाता, हम बूढ़े हो जाते, हमारे दांत गिर जाते, हमारे बाल सफ़ेद हो जाते, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती। समय तो जैसे ही कहते हैं, समय कहाँ बीत रहा है। इसलिए याद रखो, समय नहीं बीत रहा है, आप बीत रहे हो। आप उस दिन सफल हो जाओगे जिस दिन आप ऐसी घड़ी बना लोगे जो ये बताएगी कि आप बीत रहे हो। नए और पुराने में ना फंस के समय का सदुपयोग करो, अनुशासित दिनचर्या रखो, समयबद्ध पूरे काम करो और दूसरे का आदर करो, माता पिता का सम्मान करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मानता हूं कि आज का दिन हमारे एक श्रेष्ठ उपलब्धि का दिन था। आप जैसे व्यक्तित्व के साथ हमें समय और बात करने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत